नमस्कार। मैं आपकी ऑडियो बुक सारथी इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे दो ऐसे गहरे विषयों पर जो केवल धन के प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के दृष्टिकोण के बारे में है। मित्रों, मॉर्गन हाउसल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पिछले वीडियो में हम 8 अध्यायों को विस्तार से समझ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो चैनल पर जाकर पुरानी कड़ियाओं देख सकते हैं, ताकि आप धन के मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से समझ सकें। आज के इस अंक में हम अध्याय 9 और 10 को कवर करेंगे। हम जानेंगे कि राजा खटवांग की कहानी हमें बचत के बारे में क्या सिखाती है और महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को तर्क और विवेक के बीच जो चुनाव करना सिखाया था, वह आज के निवेश में क्यों जरूरी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 9, बचत, सेविंग, जीवन की जमा पूंजी, राजा खटवांग की गौरव गाथा, पौराणिक पृष्ठभूमि। मित्रों, बचत के असली मूल्य को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां एक महाप्रतापी राजा की कथा अंकित है। यह कहानी है इक्ष्वाकु वंश के राजा खटवांग की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज थे। राजा खटवांग इतने वीर और प्रतापी थे कि स्वयं देवताओं ने असुरों के विरुद्ध युद्ध में उनकी सहायता मांगी थी। युद्ध जीतने के पश्चात देवराज इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, राजन, आपने देवताओं का मान बढ़ाया है, मांगिए जो भी वरदान आप चाहते हैं। राजा खटवांग ने वैभव या स्वर्ग के सुख नहीं मांगे। उन्होंने केवल एक अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा, हे देवों, कृपा कर मुझे यह बताइए कि इस नश्वर शरीर में मेरी आयु अब और कितनी शेष है। देवताओं ने गणना की और भारी मन से बताया, राजन, आपके पास केवल एक मुहूर्त यानी मात्र 48 मिनट का समय शेष है। 48 मिनट का चमत्कार और मानसिक बचत जरा सोचिए। मात्र 48 मिनट। कोई और होता तो शायद भय से कांपने लगता, विलाप करता, लेकिन यहां मनोविज्ञान और बचत का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। राजा खटवांग ने अपनी पूरी आयु केवल राज सुख में नहीं, बल्कि धर्म और पुरुषार्थ में बिताई थी। उन्होंने मानसिक रूप से पुण्य और आत्मनियंत्रण की बचत कर रखी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि समय अल्प है, वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस अंतिम मुहूर्त में अपनी समस्त इंद्रियों को समेट लिया और पूर्णतः परमात्मा में लीन हो गए। अपनी मानसिक बचत और धैर्य के कारण उन्होंने उस मात्र 48 मिनट में वह परम शांति और मोक्ष प्राप्त कर लिया, जिसे लोग सहस्त्रों वर्षों की कठिन तपस्या से भी नहीं पा पाते। यहां हम बचत का नया दृष्टिकोण देखते हैं, केवल बैंक बैलेंस नहीं। मित्रों, हम अक्सर बचत शब्द सुनते ही केवल पैसों और बैंक बैलेंस के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन आज ऑडियो बुक सारथी पर मैं आपको बचत का वह रूप बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मॉर्गन हाउसल यहां एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, बचत करने के लिए किसी विशेष लक्ष्य जैसे घर या शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। बचत केवल भविष्य की खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि यह आपको विकल्प, ऑप्शंस देने के लिए है। जिसके पास बचत है, उसके पास समय है, और जिसके पास समय है, उसके पास संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। बचत के 5 अनमोल स्तंभ और अहंकार का गणित बचत का जादुई सूत्र। लेखक का एक बहुत ही सरल किंतु मर्मस्पर्शी सूत्र है। बचत बराबर आपकी आय माइनस आपका अहंकार। यदि आप अपने अहंकार यानी दूसरों को प्रभावित करने की भूख को थोड़ा कम कर दें, तो आपकी बचत अपने आप बढ़ जाएगी। बचत आपकी आय पर नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता पर निर्भर करती है। जीवन की 5 जमा पूंजियां, 5 स्तंभ। 1, धन की बचत, फाइनेंशियल सेविंग। यह सबसे बुनियादी स्तंभ है। धन केवल विलासिता के लिए नहीं, बल्कि संकट में ढाल बनने के लिए है। यह आपको विवशता से बचाता है। आज के समय में जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, वह वास्तव में आपका खटवांग मुहूर्त है, जो आपको कठिन समय में टूटने नहीं देता। 2, मानसिक शक्ति की बचत, मेंटल एनर्जी सेविंग। जब आप क्रोध के समय मौन रहते हैं या व्यर्थ के विवादों से बचते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बचा रहे होते हैं। यही संचित ऊर्जा संकट के समय सही निर्णय लेने के काम आती है। मानसिक बचत ही वास्तव में आपका धैर्य है। 3, समय की बचत,
सेविंग ऑफ टाइम। समय की बचत का अर्थ कंजूसी नहीं, बल्कि उसे व्यर्थ के कार्यों से बचाकर अपने कौशल में लगाना है। आज बचाया हुआ समय ही भविष्य की स्वतंत्रता है। राजा खटवांग ने सिखाया कि जब समय कम हो तब केवल वही काम आता है जो आपके स्वयं के लिए सार्थक हो। 4. स्वास्थ्य की बचत, सेविंग ऑफ हेल्थ। याद रखिए, स्वास्थ्य कोई वस्तु नहीं, बल्कि आपकी जैविक पूंजी है। जैसे बैंक से लिया ऋण ब्याज समेत चुकाना पड़ता है, वैसे ही आज अपनी नींद और पोषण से किया गया समझौता भविष्य में बीमारी के रूप में भारी ब्याज के साथ वसूल किया जाता है। स्वास्थ्य की बचत ही वह नींव है जिस पर आपकी बाकी की सारी खुशियां खड़ी होती हैं। 5. संबंधों की बचत, सेविंग ऑफ रिलेशनशिप्स। संकट के समय जब धन भी छोटा पड़ने लगता है, तब आपके द्वारा संचित किया गया विश्वास और प्रेम काम आता है। अपनों के साथ बनाया गया मधुर संबंध एक ऐसी स्थिर जमा निधि एफडी है जो विपत्ति में साहस बनकर लौटती है। रोनाल्ड रीड बनाम रिचर्ड फस्कोन। बचत और अहंकार के अंतर को रोनाल्ड रीड की सत्य कहानी से समझिए। रोनाल्ड एक साधारण सफाई कर्मचारी थे, लेकिन अपनी विनम्रता और अनुशासन के कारण मृत्यु के समय उन्होंने $8 मिलियन, लगभग 65 करोड़ रुपए दान किए। दूसरी ओर रिचर्ड फस्कॉन, जो हार्वर्ड से पढ़े एक बहुत बड़े निवेश विशेषज्ञ थे, अपने अहंकार और भारी ऋण के कारण दिवालिया हो गए। रोनाल्ड की कहानी प्रमाणित करती है कि निवेश करना अंकों का खेल नहीं, बल्कि व्यवहार का खेल है। रोनाल्ड की विनम्रता उनकी आय से बड़ी थी, इसलिए वे महान बन गए। भारतीय संस्कृति और अदृश्य सुरक्षा। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि जो व्यक्ति शांति के समय में बचत करता है, वही संकट के समय सुरक्षित रहता है। हमारे घरों में स्त्रियां जो रसोई के डिब्बों में बिना किसी कारण के पैसे जोड़ती हैं, वह वास्तव में संकट के समय परिवार का स्वाभिमान बचाती है। इसे ही हम स्त्री धन या अदृश्य सुरक्षा कहते हैं। क्या आप ऐसी बचत करना पसंद करेंगे जो आपको 2% ज्यादा ब्याज दे, या ऐसी बचत जो आपको भविष्य में अपने समय पर 100% अधिकार दे? आपके लिए बैंक बैलेंस का बढ़ना अधिक आवश्यक है या समय की स्वतंत्रता का मिलना? कमेंट्स में अवश्य बताएं। अध्याय 10, तर्कसंगत बनाम विवेकपूर्ण। मस्तिष्क और हृदय का तालमेल। अक्सर हम धन के प्रबंधन को केवल आंकड़ों और गणित का खेल मान लेते हैं। हम स्वयं को एक मशीन की तरह देखने लगते हैं जो केवल लाभ की गणना करती है। तार्किक होने का अर्थ है भावनाओं को किनारे रखकर केवल सांख्यिकी डेटा के आधार पर निर्णय लेना, किंतु विवेकपूर्ण होने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हम मनुष्य हैं जिनके पास भावनाएं हैं, डर है और परिवार की जिम्मेदारियां हैं। लेखक का यह मानना है कि वित्तीय यात्रा में आपका लक्ष्य सबसे बड़ा जीनियस बनना नहीं, बल्कि न्यूनतम गलतियां करने वाला व्यक्ति बनना होना चाहिए, क्योंकि अंततः वही निर्णय श्रेष्ठ है जो आपके मन को अशांत न करे। इस सूक्ष्म अंतर को समझने के लिए हमें इतिहास के उस प्रसंग को देखना होगा जहां कुरुराज धृतराष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी अंतरात्मा के युद्ध के मध्य खड़े थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो धृतराष्ट्र के पक्ष में विजय के समस्त साक्ष्य मौजूद थे। सैन्य बल की गणना अत्यंत स्पष्ट थी। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना का पांडवों की मात्र 7 अक्षौहिणी सेना पर वर्चस्व निश्चित प्रतीत होता था। तर्क और सांख्यिकी कह रहे थे कि पांडवों का विनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र के पास अजेय योद्धा थे, अपार संपदा थी और विजय का वह लॉजिक था जिसे संसार की कोई भी बुद्धि काट नहीं सकती थी। परंतु विडंबना देखिए कि उस सुदृढ़ तर्क के बाद भी धृतराष्ट्र की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनके पास जीतने के 100 तर्क थे, पर मन को समझाने का एक विवेक भी नहीं था। विदुर नीति, शांति की असली परिभाषा। जब आधी रात के सन्नाटे में धृतराष्ट्र की व्याकुलता असहनीय हो गई, तब उन्होंने महात्मा विदुर का आह्वान किया। धृतराष्ट्र ने व्यथित होकर पूछा, विदुर, मेरे पास संसार का सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य है, मेरे पक्ष में विजय का प्रबल तर्क है, फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है?
तब महात्मा विदुर ने वह बात कही जो आज के हर उस निवेशक के लिए है जो मुनाफे के पीछे अपनी शांति खो चुका है। विदुर ने कहा, महाराज, बुद्धिमान वह नहीं जो केवल लाभ हानि की शुष्क गणना करना जानता है, बल्कि विवेकशील वह है जो यह समझता है कि कौन सा निर्णय उसे रात में चैन की नींद सोने देगा। विदुर ने समझाया कि आपके निर्णय तार्किक, रैशनल तो हो सकते हैं, किंतु वे विवेकपूर्ण, रीजनेबल नहीं हैं, क्योंकि वे शांति और मर्यादा की बलि देकर लिए गए हैं, आंकड़ों का धोखा और मन का खेल। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग भी निवेश में क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि वे यह भूल जाते हैं कि बाजार आंकड़ों से नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं से चलता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन का प्रबंधन कोई लैब टेस्ट नहीं है, यह तो हमारे व्यवहार का आईना है। तर्क कहता है, सब कुछ दांव पर लगा दो अगर रिटर्न अच्छा है। लेकिन आपका मन कहता है, अगर कल को सब डूब गया तो घर कैसे चलेगा? यहां तर्क हार जाता है और आपका डर जीत जाता है। इसलिए सबसे चतुर बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि सबसे संतुलित बनने की कोशिश कीजिए। आज का नींद टेस्ट, द स्लीप टेस्ट। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को जो बताया था, उसे आज की भाषा में हम नींद का पैमाना कहते हैं। स्वयं अनुभव करके देखिए। यदि आपने किसी ऐसे शेयर या स्कीम में पैसा लगाया है जिसकी वजह से आप हर 15 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हैं, या बाजार की गिरावट आपको अपने परिवार पर गुस्सा निकालने को मजबूर कर रही है, तो समझ लीजिए कि आपने अपना विवेक खो दिया है। विवेकपूर्ण इंसान वह है जिसे 15% की जगह 12% लाभ स्वीकार है। शर्त यह है कि वह रात को अपने बच्चों के साथ चैन से सो सके, क्योंकि अंत में पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर उस पैसे का आनंद केवल वही ले पाता है जिसका मन शांत हो। अगर आपका निवेश आपकी नींद चुरा रहा है, तो वह निवेश नहीं, एक मानसिक बोझ है। सोने की झुंझलाहट बनाम सुरक्षा। इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। बहुत से विद्वान कहते हैं कि सोना गोल्ड खरीदना बेकार है, क्योंकि यह कंपनी की तरह नहीं बढ़ता। तार्किक रूप से, रैशनली वे शायद सही हों, लेकिन जरा सोचिए, जब घर में कोई मुसीबत आती है या बाजार पूरी तरह क्रैश हो जाता है, तब वही सोने का बिस्किट या आभूषण आपको जो मानसिक शांति देता है, उसका कोई रिटर्न नहीं नापा जा सकता। यह निर्णय एक्सेल शीट पर गलत हो सकता है, लेकिन आपके जीवन की स्थिरता के लिए 100% सही है। विदुर नीति का सार यही है। वह संपत्ति किस काम की जो संकट के समय आपको ढांढस न बंधा सके। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ऐसा हिस्सा जरूर रखें जो शायद बहुत स्मार्ट न लगे, पर संकट में आपकी रीढ़ की हड्डी बने। अपनी सीमाओं का सम्मान। अहंकार बनाम हकीकत। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। सच तो यह है कि जब जेब से पैसा जाता है तो बड़े बड़े सूरमाओं का धैर्य जवाब दे जाता है। विवेकपूर्ण होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अपनी सीमाओं को पहचानना। यदि आप जानते हैं कि आप स्वभाव से थोड़े भावुक हैं, तो खुद को जबरदस्ती बहादुर इन्वेस्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को यही तो समझाया था, महाराज, अपनी क्षमता से बाहर जाकर युद्ध मत लड़िए, क्योंकि अंत में विजय वही पाता है जो मानसिक रूप से शांत रहता है। निवेश में भी दूसरों की देखा देखी किया गया जोखिम अक्सर आत्मघाती होता है। खुद को पहचानना ही असली प्रज्ञा, विजडम है। भविष्य की अनिश्चितता का बीमा। मॉर्गन हाउसल एक बहुत पते की बात कहते हैं, इतिहास दोहराया नहीं जाता, बल्कि वह हमें चौंकाता है। हम भविष्य के लिए चाहे जितने भी तार्किक मानचित्र या योजनाएं बना लें, लेकिन एक ब्लैक स्वान जैसी अनचाही घटना सब कुछ तहस नहस कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ब्लैक स्वान आखिर है क्या? मित्रों, इसका सरल अर्थ है एक ऐसी अनपेक्षित घटना जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो और जिसका प्रभाव बहुत बड़ा और विनाशकारी हो। सैकड़ों वर्षों तक लोग मानते थे कि हंस केवल श्वेत यानी सफेद ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी काला हंस नहीं देखा था।
लेकिन जब पहली बार एक काला हंस दिखा तो उसने पुराने सारे विश्वासों को एक क्षण में बदल दिया। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है, जैसे वर्ष 2020 की वैश्विक महामारी, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया महीनों तक अपने घरों में बंद हो जाएगी। या फिर 2008 का अचानक आया आर्थिक संकट, जिसकी भविष्यवाणी बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी नहीं कर पाया था। यह ब्लैक स्वान हमें यही सिखाता है कि भविष्य के लिए योजना बनाते समय हमें केवल उन्हीं खतरों के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए जो हमें दिख रहे हैं, बल्कि उन अदृश्य खतरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। और ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में आपका तर्क काम नहीं आएगा, बल्कि आपका विवेक काम आएगा। विवेक यानी वह सुरक्षा चक्र जो आपने बिना किसी विशेष कारण के बनाया था, वह अतिरिक्त संचित धन, वह सुरक्षित निवेश जो शायद आपको रिटर्न कम दे रहा था, वही उस समय आपका प्राण रक्षक बनेगा। विदुर नीति के अनुसार भी बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सुखी दिनों में ही आने वाले संभावित संकट की तैयारी कर लेता है। अंतिम निष्कर्ष, आपका असली सारथी। तो मित्रों, इस अध्याय का निचोड़ बस इतना सा है कि धन का प्रबंधन केवल अंकों का हिसाब नहीं, बल्कि अपने स्वभाव का हिसाब है। एक तार्किक रैशनल बनकर आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन विवेकपूर्ण रीजनेबल बनकर ही आप उस अमीरी का आनंद ले सकते हैं। दो, वह लाभ किसी काम का नहीं जो आपके परिवार के सुख और आपकी नींद की बलि मांगता हो। तीन, याद रखिए, बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य ही आपकी वास्तविक संपत्ति है। जैसा कि विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था, शांति और संतोष ही अंतिम विजय है। तो अगली बार जब आप निवेश करें तो सिर्फ लाभ का कॉलम मत देखिएगा, बल्कि अपनी शांति का कॉलम भी जरूर चेक कीजिएगा। आपकी वित्तीय यात्रा में आपका विवेक ही आपका असली सारथी है। आप तार्किक होना पसंद करेंगे या विवेकपूर्ण? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो मित्रों, आज हमने अध्याय 9 और 10 के माध्यम से जीवन के 2 अनिवार्य सत्यों को समझा। एक और अध्याय 9 हमें राजा खटवांग के माध्यम से यह सिखाता है कि बचत केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि भविष्य में समय और स्वतंत्रता खरीदने की शक्ति है। यह बचत के उन 5 स्तंभों पर टिकी है: धन, समय, स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति और संबंध। वहीं दूसरी ओर अध्याय 10 हमें सचेत करता है कि केवल आंकड़ों के पीछे भागना तार्किक तो हो सकता है, पर विवेकपूर्ण नहीं। यदि आपका निवेश आपकी रातों की नींद छीन रहा है, तो वह लाभ नहीं, बल्कि एक मानसिक बोझ है। जैसा कि महात्मा विदुर ने कहा था, असली विजय वही है जो आपको अंत में शांति प्रदान करे। अब मेरे प्यारे श्रोताओं के लिए प्रश्न 1, क्या आप भी मानते हैं कि आज की बचत भविष्य में समय खरीदने के काम आती है? प्रश्न 2, निवेश करते समय आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, 2% अतिरिक्त लाभ या चयन की नींद? हमें कमेंट्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऑडियो बुक सारथी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले अध्यायों के साथ। धन्यवाद।